अस्सलामुअलैकुम शोएब गाज़ियानी साहब, आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है कि ये अगरचे बच्चे स्पेशल पैदा होते हैं या किसी ज़हनी तौर पे वो माजूर होते हैं या कोई ज़हनी सतह इनकी समझे कि नापेद होती है, तो इसकी वजह ये भी है कि हम आपस में रिश्तेदारियों में शादियाँ करते हैं और काफ चाचा मामा की बेटियाँ ले ली अपनी जायदाद बचाने के चक्कर में अपने ख़ानदान को यकजा करने के लिए। तो ये तासुर सही है कि इस वजह से भी कोई ऐसी अलामत होती है? हाँ, वालेकुम सलाम हज़रत, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। बड़ा अच्छा और जेन्युइन सवाल है। बुनियादी बात यह है कि मेरी अपनी फैमिली और कराची में हमारी मेमन कम्युनिटी ख़ास तौर पे जानता हूँ मैं कि मेमन कम्युनिटी है, पठान कम्युनिटी है, ये ज़्यादातर कज़न मैरिज होती है। बहुत ही कम ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनमें कज़न मैरिज नहीं होती। तो इसका मतलब अच्छा, अगर ऐसा हकीकत हो, 100% हकीकत हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बच्चे बीमार होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट है और आपस में फिर दोनों मियाँ बीवी में जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। कई बीमारी ऐसी है जो माँ की वजह से होती है, कई बीमारी ऐसी है जो बाप की वजह से होती है, कई बीमारी ऐसी है जो दोनों के मुश्तरका होने की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप दोनों से मिलकर थैलीसीमिया मेजर बनेगा। अगर माँ माइनर है तो बाप माइनर नहीं तो कुछ नहीं होगा, बाप माइनर है माँ माइनर नहीं कुछ होगा। इसी तरह हेमोफीलिया माँ की तरफ से आती है, बाप इसमें नहीं होता, तो यहाँ कज़न मैरिज कहाँ से आती है? ये जो दिमागी अमराज है इसकी कई वजूहत है। एक तो जेनेटिक है जिसको हम कहेंगे नस्ली मसला। तो अगर माँ और बाप दोनों में ये मसले मौजूद हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर मसला ज़्यादा बनता है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक माइनर सा रीज़न है ये कि फैमिली में ना हो, लेकिन हमने जो देखा है कराची में आमतौर पर, बाकी इलाकों में इतना नहीं है, बल्कि अंदरूनी सिंध में भी ज़्यादातर कज़न्स मैरिज होती है और माशाल्लाह मोस्टली लोग सेहतमंद हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक जेनेटिक डिफेक्टिव फैमिली है, फॉर एग्जांपल मेमन है, और सामने इसकी शादी हुई है पंजाबी से, और इत्तेफाक से वो भी जेनेटिक डिफेक्टिव है। दोनों इन दो की वजह से भी ऐसा मसला पैदा हो सकता है। तो हर इनफरादी केसेस देखा जाता है कि वो जेनेटिक किस तरह है। बाज़ों का फैमिली में शादी करने से मना भी किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 100% ये कहना कि जी फैमिली की वजह से हुआ, ये कतन गलत तस्वुर है। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि जैसे जब औरत होती है, हामला होती है, तो यही वाली बात है ना कि कोई हम अनजाने डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जिसका है ना समझे कि कोई हम वो जो औरतों के मसाइल के बारे में उसको इल्म नहीं होता, हेवी से हेवी दवाइयाँ देते हैं उस हमला औरत को, तो उससे भी कोई साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से माएँ जैसे स्पेशल बच्चे जन्म देती है, तो इस वजह से भी कोई होता है सर? देखिए, माँ को अगर हम यूँ समझे, अल्लाह ताला ने एक फैक्ट्री बनाई है, प्लांट है ये, माँ प्लांट है, वहाँ से बच्चे की पैदाइश का एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको तकरीबन 9 माह लगते हैं। वो किसी भी वजह से अफेक्टिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर माँ डिप्रेशन में है तो जाहिर बात है इसके खून में इसका असर आएगा। बच्चा लेता ताकत कहाँ से है? ओल ना से लेता है और खून से लेता है। तो माँ का खून, अच्छा माँ ने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जो मिसाल को डायबिटिक है, डायबिटिक मेडिसिन खा रही है, या इस टाइप की कोई ऐसी मेडिसिन खा रही है जो आगे जाकर ब्लड के अंदर इसके असरात ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर बात है बच्चे में इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा और तादाद मसाइल हैं जिसमें बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और लॉट ऑफ वेज, एक वे हम परफेक्ट नहीं कर सकते, इसी वे से होता है। अभी आपने कहा ना कि माँ अगर डिप्रेस होती है तो डिप्रेस के साथ साथ अगर औरत अगर बच्चा जन्मने के मराइल में होती है, जन्म देने के मराइल में होती है, तो उसको काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ता है। पहली शादी होती है तो मर्द का टेंशन, शौहर का टेंशन और बच्चे समझे के अपनी परिवार का टेंशन, तो उस वजह से भी होता है। तो इस तरीके से आपकी तरफ से एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए उसको, ज़हनी सतह पर उसको समझे मुतमईन रखें, ताकि वो जब पुरसुकून होगी तो पुरसुकून बच्चा पैदा होगा और समझे सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब आपने खुद ने दे दिया है। नहीं, थोड़ा सा आपकी जानिब से पैगाम होना चाहिए। मैं बुनियादी बात क्या है, आपके पास मुख्तलिफ तरह के जैसे कि मैंने कहा ना कि माँ उस वक्त एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होती है और मैन्युफैक्चरिंग में मामूली भी रद्दोबदल बच्चे पे ज़िंदगी पर ताहयात असर रखता है। बच्चा पैदा तो 9 महीने में हो जाता है, 100 साल 50 साल 70 साल जीता है, तो ये जितने भी असरात होते हैं जो माँ की वजह से पैदा होते हैं वो उसके अंदर जाके जिस्मानी मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो माँ को रिलैक्स देना, माँ को सुकून देना, दवाओं से नहीं। दवाओं का सुकून तो नुकसान पहुँचा सकता है, बच्चे को भी माँ को भी पहुँचा सकता है। ऐसा सुकून जिसमें माँ को इतना रियल सुकून मिले कि वो आराम से बैठकर आराम से इंतहाई सुकून से
टेंशन फ्री लाइफ गुजारे। इससे क्या होगा कि इसके बच्चे की ज़िंदगी भी असर पड़ेगा और बच्चे की सेहत बेहतर हो जाएगी। असल में आपसे बात करते हुए कुछ ना कुछ सवाल भी गर्दिश करते हैं, क्योंकि आप अवामुन्नास में बैठते हैं और अवामुन्नास से सारी सूरत हाल लेते हैं, तो आपके पास काफ़ी अवेयरनेस है, मालूमात है। एक माँ अगर बच्चा जन्म दे रही है, इसके साथ अगरचे उसको समझे कि मुख्तलिफ मराहिल उसको तय करने होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, अगरचे उसको समझे कि आप ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, बाज़ वक्त डॉक्टर ये करते हैं कि उसको वक्त से पहले इसका ऑपरेशन कर देते हैं, उससे भी बच्चों में काफ़ी अफेक्ट होते हैं। जो उसकी उम्र होती है उसके हिसाब से नहीं, आजकल तो माजरत के साथ डॉक्टरों ने इस पेशे को ऐसा समझाया कि बस इसमें ऑपरेशन कर दो, ये ऑपरेशन कर दो, वो भी लोगों की सूरत हाल माली तौर पे कंडीशन देख के उसका ऑपरेशन करते हैं। तो थोड़ा सा ये वक्त से पहले ऑपरेशन करके बच्चा आ जाना, उससे भी बच्चे को कोई इसकी परवरिश में कुछ कोताही हो जाती है, बच्चा स्पेशल होता है। देखिए सिंपल सी बात समझे, एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हाँ। कि दिस इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। एक बच्चे की पैदाइश एक प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन के अंदर अगर टाइम में कमी बेशी होती है तो प्रोडक्शन पर लाजमी तौर पर असर आना है। सही। अब चाहे किसी भी तौर पे असर आए, जाहिर बात है बच्चा एक प्रोसेस से गुजर रहा है, वो प्रोसेस अगर मुकम्मल नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आना है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बागे हलार हॉस्पिटल में, माशाल्लाह IHR के ताउन से और माशाल्लाह बागे हलार और हमारे शोएब गाजियानी साहब, फारूक बगाली साहब और दीगर पूरी टीम के माशाल्लाह ताउन से माशाल्लाह ये समझे कि ट्रीटमेंट हो रही है स्पेशल बच्चों के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल तय करने के सारी तजावीज़ दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फारूक भाई थोड़ा सा बताएं आज की कि क्या है तरीक़ेकार, इसमें किस तरीके से इलाज हो रहा है, किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही है? आज का कैंप जो है असल मकसद इसका ये है कि फॉलो अप, क्योंकि हम लोग कैंप तो लगा लेते हैं लेकिन बस वो कैंप के बाद बात ख़त्म हो जाती है। ये वो कैंप है जो मतलब ये कि जो पिछली दफ़ा लगा और वो जो पेशेंट जो मतलब वहाँ जिन्होंने दिखाया, अब उनका फॉलोअप है, दोबारा उनको बुलाया गया है, उनकी जो असेसमेंट है क्या है क्या नहीं, तो इस तरीके से हम फॉलोअप भी करवाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे यहाँ हमारे पास आए हैं, जिसमें मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जिसमें CP सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, इवन ब्लाइंड बच्चे उसमें ब्लाइंड बच्चा हमारे पास जो आया है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी से था, वो बच्चा ADHD भी था और इसके अलावा ब्लाइंड भी अलग, जिसको हम मतलब ये है कि ब्लाइंड कहते हैं, ब्लाइंड बच्चा, नाबीना बच्चा जैसा है, और विजुअली इम्पेयर्ड जो मतलब आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी जिसको हमने मतलब ये कि यहाँ डॉक्टर्स ने इससे देखा और फिर ये बच्चा अभी तक स्कूलिंग भी नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। अब वो हम इसी तरह डॉक्टरों के पास भाग कर अपना वक्त ज़ाया करते हैं और कोई स्पेशलिस्ट जो है, जो कंसर्न डॉक्टर है, उसके पास जो है हम नहीं जाते। और माशाल्लाह हमारे यहाँ का एक रुझान ये है कि जिस डॉक्टर के पास भी चले जाएं वो पहले तो ये ना नहीं कहता कि ठीक है जी मेरा काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अंदर अगर वो बच्चे जहनी प्रॉब्लम है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन गाइड कौन करेगा उसको? सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है। हमें पेरेंट्स को भी अवेयर करना है कि आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको किस तरह टैकल करना है। तो ये सबसे बड़ी यानी कि हम यहाँ पर अवेयरनेस भी है लोगों को, यानी बच्चों को जो देखना है, उनकी रिकमेंडेशन है, डॉक्टर्स के पास भेजना है, उनकी थेरेपीज़ करवानी है, और इसके अलावा बहुत सारी यानी ये समझ लें कि मेडिसिन प्लस ये कि असेसमेंट। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि बच्चे की असेसमेंट नहीं होती। हम बच्चों को ले जाते हैं, वो देखते हैं अच्छा ठीक है इनको मेडिसिन दें, ये दें, भाई बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट हो कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है तो जब ही सामने आएगी। अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है
तो उसके साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। अब दिमागी तौर के हवाले से फिर सीपी बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी, अब वो बच्चा है, अब उसको जो कंसर्न डॉक्टर है उसके पास जाया जाए। स्कूलिंग इवन वो हमारे यहाँ ये हिसाब है टोटल कमर्शियल बेस पर काम कर रहा है। यानी एक स्कूल है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं, और उनको जो बच्चा भी आ जाए कहते हैं ठीक है जी एक्सेप्टेड। यानी उनके लिए कोई ऐसी प्रॉपर वो जगह नहीं है कि उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर पेरेंट्स के, सबसे बड़ा पेरेंट्स का मसला है, क्योंकि एक तो ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे जितने बच्चे हैं, बहुत से पेरेंट्स जितने हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक थेरेपी जो है 1,000 से लेके 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये फिजियोथेरेपी होती है। अब बच्चा यानी कि वो पहले खाना अपने बच्चों को खिलाए या ये इसकी थेरेपी करे, जिसकी वजह से जितने पेरेंट्स आए, कुछ लोगों ने बताया कि हम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा जी? क्योंकि पहले पेट है, वो पहले खिलाएंगे, बाद में मेडिसिन। क्योंकि फिर मेडिसिन का इतना महंगा होना, आप यकीन करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इस चीज़ को कौन देखेगा कि एक मेडिसिन जिसकी कीमत 40 रुपये है, वो ब्लैक में जो रिटायर्ड बच्चों के लिए या इस तरह के बच्चों के लिए 200 रुपये ब्लैक में हो रही है। एक मेडिसिन 200 रुपये की है, और वो मेडिसिन जो है वो 800 रुपये की ब्लैक होकर मिल रही है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये क्या है? हमारा निज़ाम कब बदलेगा? क्या हमें मतलब कोई ऐसा इनकलाब की ज़रूरत है जो कुदरत की तरफ से है? कोई ऐसा कहर जो कुदरत की? क्या हमें मतलब मरना नहीं है? हमें इसका एहसास नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी नस्लों के साथ क्या हो रहा है? खुदारा मैं जो हुकूमती इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। इवन आप अगर हॉस्पिटल्स में भी चले जाएं, दे हैवंट गॉट पेनाडोल इवन। मैंने खुद यानी कि बहुत से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है, उनके पास पेनाडोल की यानी कि नहीं होती। तो क्या करेंगे? पेरेंट्स को कहते हैं कि आप वो दवाई लेकर आएँ, तो डॉक्टर पेरेंट्स कहते हैं कि क्या इससे और सस्ती दवाई है? अब अंदाज़ा करें कि यानी वो सस्ती दवाई को सोच रहे हैं, किसी सस्ती दवाई मिल जाए, और मतलब ये कि ये महंगी दवाई ना मिले। तो खुदारा ऐसे लोग जो इससे मुंसलिक हैं, गवर्नमेंट इदारे, वो इन पाकिस्तानी अवाम पर रहम खाएं, और जो बजट इन पर एलोकेट किया गया है उसको इस्तेमाल करें। देखें, आपकी अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आप नहीं, आपकी नस्ल भी उसको भुगतेगी। तो खुदारा इस पर गौर करें, और ये हमारे जो इदारे हैं यही काम कर रहे हैं, जो कि मतलब फ्री में हर चीज़ फ्री है। इवन मेडिसिन, थेरेपीज़, डॉक्टर्स का देखना, हर एक डॉक्टर, यानी इतनी टेस्ट वगैरह होते हैं, MRI होती है, EEG होता है। EEG ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तो और भी कॉन्सेप्ट ये है कि फिट्स, बस डॉक्टर ने पूछ लिया फिट्स है, अब इंटरनल फिट्स को कौन देखेगा? इंटरनल फिट्स जो है वो EEG के थ्रू आएगा। EEG की हमारे यहाँ जो है फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो जब हम कैम्प करते हैं, हम EEG का भी वहाँ भी प्रोग्राम फैसिलिटी वहाँ रखते हैं, ताकि कोई बच्चा ऐसा है जिसको इंटरनल फिट्स है, क्योंकि वो बज़ाहिर तो सही है, उसको फिट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल डाउन होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि बिल्कुल वो लो हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग आएँ, इन चीज़ों को देखें और हमारा साथ दें। ऐसे लोग जो मतलब हमारे मतलब ये है कि इस ग्रुप में हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तनदेही से काम कर रहे हैं, और शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप लोगों का कि आप लोग जो है यानी इस आपके चैनल के थ्रू हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। फारूक बकाली साहब, आपसे सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी वालिदैन का बच्चा इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो एक बीमारी तो है नहीं, कोई दिमाग का होता है, किसी का कुछ समझे कि स्पेशल बच्चा हो जाता है या ब्लाइंड का होता है, तो आमतौर पर आपका कौन से ऐसे इदारे की आप गाइड करें? पहले सबसे पहले वहाँ जाएंगे, इसको समझे कि रिलीफ मिलेगा, उसकी ट्रीटमेंट नज़र आएगी। क्योंकि आमतौर पर MBBS डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसका कोई वो नहीं है, वो अपने रोज़ की फ़ीस जमा करता है, तो वो सब जिसका शोबा नहीं है उसके पास हम जाते हैं। तो थोड़ा सा आपके तवज्जुह से जो इदारे चल रहे हैं, किस जगह पे वाक़या है जहाँ डिस्काउंट भी है, फ्री भी है और अच्छे ट्रीटमेंट होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे एक IHRI जो है रज़ाक परदेसी भाई का, जो उन्होंने मतलब ये है कि अब चौथा हमारा सेंटर खुल रहा है यहाँ मुस्लिमाबाद में, जमशेद रोड की तरफ। वहाँ थेरेपीज़ वगैरह होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एक्सीडेंटली बच्चों के साथ होते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बुखार आ गया,
अब वो बुखार के अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपको क्या बताएं। जो मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा रहा है कि उस बुखार के अंदर हम ये डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जी बुखार आया, मेडिसिन देते रहे। अब 2 डिग्री 4 डिग्री बुखार आ रहा है, बस डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और हो गया। लेकिन आपको पता है इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। बच्चों को यानी कि यूँ समझ लें कि जहनी तौर पर जहनी माजूर हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस आ गई है ऐसे बच्चों की। जो मतलब ये है कि हाई फीवर के अंदर जो हमारे पास बच्चे आए हैं, हाई फीवर में वो उनकी यानी कि समझे कि विजुअली इम्पेयर्ड हो गई। दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइफाइड है, निमोनिया है, जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो क़ुव्वत समात भी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो गई, दूसरी डिसेबिलिटीज़ हो गई, ये इसमें हो जाती है। तो खुदारा आप 1-2 दिन देखें, बुखार अगर कम नहीं होता तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा तकलीफ अमल तो है, लेकिन आप प्रॉपर लोगों के पास अगर जाएंगे तो आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। और जो IHRI है, दूसरे हमारे इदारे हैं WMO के थ्रू, और जो हम काम कर रहे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे जितने हम देख रहे होते हैं, हम रिकमेंड करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ डॉक्टर पर। और इसी तरह अल-सलामा हॉस्पिटल जो कि बल्दिया में है हमारा, रेगुलर है, वहाँ जो है फॉलो हो रहा होता है। और इंशाअल्लाह अगस्त के महीने में ये एक्सपेक्टेड है तो बहुत मेगा प्रोग्राम है, जिसमें तमाम शोबा के लोग जो हैं वहाँ आएंगे और सारे स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। थोड़ी सी आपको मेहनत होगी, लेकिन आप प्रॉपर जगह पर जाएं। और ये ना कहें कि बच्चे को बुखार है तो आपने मेडिसिन दे दी लोकल डॉक्टर, यानी कि आप ठीक है MBBS को आपने दिखाया, एक दफ़ा दिखाया, सही नहीं हो रहा तो आप उसको आगे जाएं। क्योंकि अगर उसका हाई फीवर इतना हो जाता है तो उसको फिट शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर फिट शुरू हुए तो मे भी पॉसिबल कि वो सारी ज़िंदगी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए उसको। उसके साइड इफ़ेक्ट उसके ये होंगे कि उसकी ब्लाइंडनेस हो गई, कुछ डिसेबिलिटी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और इवन पोलियो वगैरह भी है। सारी चीज़ें जो है वो ऐसा सामने आती जाएंगी। तो बेहतर मैं ये रिकमेंड करूँगा पेरेंट्स से, खुदारा जब बच्चे के साथ एक्सीडेंटली कोई ऐसा मसला हो तो आप जो है प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। और रिक्वेस्ट है उन डॉक्टर्स से कि प्लीज़ अगर आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है तो आप उनको मेडिसिन बदल कर ये ना दें, और उनको जो है प्रॉपर गाइड करें, ताकि आपको भी इसका सवाब मिलेगा और माँ बाप की जो परेशानी वो भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग हलार में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ IHR के ताउन से, माशाल्लाह बाग हलार और मुख्तलिफ़ इदारों के ताउन से माशाल्लाह शोएब गाज़ियानी और फ़ारूक बकाली के ताउन से माशाल्लाह ये ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और लोगों की ट्रीटमेंट की जा रही है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब भाई ये बच्ची जो है माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत कामयाब रहे, कितने साल की, कितने अर्से की? ये आपको लगती है 6 माह की है, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की। तो ये क्या वजह है कि इसकी ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ती या क्या है? ये डेवलपमेंट डिले कहलाता है। मेरे ख्याल में निरंजन इसको ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या इसमें मेरा नाम है प्रदीप कुमार, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं मुख्तलिफ हो रहे हैं। एक तो यहाँ आके बड़ी हैरत सदा हो रहा हो कि एक बच्चा लगता है तकरीबन 4 महीने 6 महीने का, लेकिन वो अपनी उम्र की मियाद 4 साल 3 साल। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत से घरों में ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो कि अपना कद नहीं निकाल रहे, जिसम की कदोकामत नहीं निकाल रहे हैं। हम इसको नॉर्मल समझते होते हैं, उसकी अलामत होती है। तो थोड़ा पैगाम जाने चाहिए सर हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मैं जो प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ तो उसमें तो ये है कि आप बच्चे को पहले देखें, सही है, उसको ऑब्ज़र्व करें। पहले तो ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या हरकतें नहीं कर पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 2 साल का बच्चा अच्छा खासा घूमता फिरता है, तो वो घूम नहीं रहा, फिर नहीं रहा, अपने काम खुद नहीं कर रहा, पानी नहीं पी रहा, टॉयलेट नहीं जा रहा, तो उसमें क्या है ऑब्ज़र्व करें पहले तो बच्चे को, सही है, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएं, सही है। तो पहले तो ऑब्ज़र्व करें, अगर कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग है, लाइक पैदल चल सकता है, अगर वो देर कर रहा है चलने में तो फिर आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग उसकी करवाएं, तो फिर आगे उसको रिकमेंड कर सकते हैं हम।
आप जो ट्रीटमेंट करते हैं कौन से हॉस्पिटल से आपसे मेरा ताल्लुक है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जी मैं फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट। कहाँ पर है सर? ये है क्लिफ्टन में बिलावल चौराहे। बहुत शुक्रिया। अभी भी एक बच्ची आई थी जो कि इसके वालिदैन ने कहा कि 18 साल की। जी जी ठीक है ना, लेकिन वो बच्ची ऐसी लग रही है 4-6 साल की होगी। तो ये क्या वजह है कि जैसे इस तरह उम्र तो इनकी बढ़ रही है लेकिन जिस्म की कदामत नहीं बढ़ रही है, चीज़ें नहीं हो रही है। जी बेसिकली दरअसल जो है ना ऐसे स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी जो है ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अब जैसे बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए ना, बर्थ में कॉम्प्लिकेशन फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो उनके सर पे जो ऑक्सीजन है तो वो नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उनके ब्रेन जो है ना सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसकी वजह से मस्कुलर ग्रोथ नहीं होती और वो जो नॉर्मल जैसे हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है, टेक्टाइल स्टिमुलस मिल रहा है तो हमारी मूवमेंट हो रही है, तो इनमें जो है ना वो ब्रेन इनका प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट होती है, स्टिफनेस बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ने की वजह से इनकी मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली वो होता है उसके लिए। आमतौर पे लोग जो समझते हैं जिसके ऊपर ये बीतती है वो ये समझते हैं बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा सिर्फ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बच्चा तो ये छोटा ही होता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, दरअसल इसके लिए जो हमें जो है ना सबसे पहले हमें रिहेबिलिटेशन को, एडवोकेसी को, अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर में रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन में हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये लाजमी होने चाहिए क्योंकि ये होंगे तो ये अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का अगर फॉर एग्जांपल नेक होल्डिंग नहीं है, बच्चे की नेक होल्डिंग 3 से 5 साल तक आ जाती है, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो ये रेड फ्लैग है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम उनको एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स को पता होगा कि हाँ मंथ के अंदर जो है इनकी जो है नेक होल्डिंग नहीं हुई तो यहाँ पे कोई मसला है, तो ऐसे हम एजुकेट करके इनको अवेयर कर सकते हैं ताकि ये पहले से ही सारी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो कर सकें। बहुत से जो बच्चे घरानों में पैदा होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता मेरा बच्चा नॉर्मल है या दूसरा टाइप का बच्चा है, वो कद भी नहीं बढ़ता, उसकी उम्र बढ़ रही होती है लेकिन छोटे से छोटा रहता है। इसकी भी कोई इफेक्ट है या इसमें भी कोई अलामत कुछ ऐसी? सर इसकी अलामत कोई नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई भी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की, क्योंकि ब्रेन हमारा हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, आपका मेटाबॉलिक है, आपका कोई भी चीज़ है, ब्रेन ही सिग्नल दे रहा है तो आपका हाथ उठ रहा है, ब्रेन ही सिग्नल दे रहा है तो आप मूव कर रहे हो, तो जब वो ही सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इनकी पर्सनल ग्रोथ हर चीज़ में अफेक्ट करेगी। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए रिहेबिलिटेशन की, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे लेके चलना है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या क्या असेसमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे ओटी का रोल ये है कि वो रिफ्लेक्सेस चेक करें, रिफ्लेक्सेस अगर सही हैं तो आगे फर्दर होगा। यहाँ पे ना रिफ्लेक्सेस चेक होते हैं ना जो है न्यूनेटल मसाज होती है, ये चीज़ें हमें लाजमी है कि हम अवेयरनेस दें ताकि इन चीज़ों को हम क्योर कर सकें। ऐसा होता था घर में बड़े बूढ़े होते थे, तेल की मालिश बिल्कुल उसके पाँव में भी हरकत आ जाती, बिल्कुल हाथों में आती थी, ये जिस्म की मुख्तलिफ फतवाल अगर से कोई सर कोई बड़ा हुआ होता था इसको मसाज करते थे कम हो जाए, बच्चे सारे रुई की तरह होते, बिल्कुल इसको जिस तरीके से एक पैगाम देना चाहे किसी भी बच्चों को उसके बाद कहाँ इलाज किया गया, हर आदमी फिजियोथेरेपी अगर बिल्कुल फिर जब ठीक हुआ थोड़ा सा आपकी तरफ से पैगाम देना चाहिए कि इसकी मालिश करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए होना शुरू नॉर्मल तरीके से। इसके सबसे पहले मैं ये सिर्फ बोलूँगा, कोई जो है ना इस पर भी सारे प्रोटोकॉल होते हैं, मैं ऐसे कुछ गाइड नहीं कर सकता। कोई भी जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी रेगुलर जो है ना स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो मैं एक एज अ प्रोफेशनल बताऊंगा, स्क्रीनिंग लाजमी है, स्क्रीनिंग होगी तब भी हम गाइड करके उनको वो कर सकते हैं और फर्दर डिफॉर्मिटी से बचा सकते हैं। कुछ बेहतरी हुई। क्या नाम है बेटा? अयान, अदनान, अदियान नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? खेल कूद करते हो? क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, मोबाइल से खेलते हो, क्या खेलते हो? बताओ बताओ। भागम दौड़ी करते हो? अरे भागम दौड़ी तो बहुत ज़बरदस्त खेल है और आपको डॉक्टर साहब भी यही कहेंगे कि आप स्ट्रगल में रहो, जद्दोजहद करो, भागो कूदो। आप तो बहुत फिट हो माशाल्लाह, नॉर्मल हो, आप तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ भागम दौड़ी करो, खेलो कूदो, लेकिन देख के भागम दौड़ी करो, कोई गिरा ना जाओ, ठीक है? मट्टी में नहीं खेलो, ठीक है बेटा? पढ़ते रहो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो। फातिमा कभी दुखी नहीं हो सकती। फातिमा मेरी माँ, बोलो बोलो, चलो फातिमा,
फातिमा हंसो हंसो, अरे मेरी माँ हंस रही है, अरे बेटा हंस रहा है, अरे वाह ला ला। भाई साहब थोड़ी ये बताएंगे, ये बच्ची हम पकड़े इसको, ये बच्ची कितने टाइम से इस तरीके पैरालाइज है? ये पैदाइश ही है, कितने अरसे से? करीबन 18 साल हो गए हैं? पैदा हुई है, हाँ। जब से तो रोई नहीं कुछ पड़ गई। कितने साल की बच्ची है वो सर? 18 साल की बच्ची है। 18 साल की इतनी? अच्छा, तो ये जो कुछ ना कुछ आप इसके ट्रीटमेंट करा रहे, फ़र्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ा, ट्रीटमेंट करा रहे, फिजियो भी करवाया, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ा। बस ये सेवन पहले जो थी ना, पहले से मतलब ये बैठती नहीं, सुनती नहीं, बैठ गई है। नहीं, चलना तो माशाल्लाह आस्ते आस्ते हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है, लेकिन पकड़ती नहीं, जब हाथ का चलती, थोड़ी देर चलती, फिर बैठ जाती है। अच्छा और तंग बहुत करती है, मतलब चैन नहीं, सुकून नहीं। अच्छा, बैठेगी, छूटेगी। ये आपके कितने नंबर पे ये बच्ची है? ये पहली बच्ची है। पहली बच्ची, इसके बाद सारे बच्चे नॉर्मल है? तो बहरहाल अल्लाह इसको सेहत कामला दे। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये फ़र्क आ रहा है, अल्लाह ने चाहा, ठीक है ना, आपकी थोड़ी सी और मज़ीद तवज्जो रहेगी तो ये वही आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेगी और सेहतमंद हो जाएगी। तवज्जो तो दे रहे हैं, जहाँ बोलते हैं वहाँ ले जाते हैं, जहाँ होता करते हैं, कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। नहीं, ये इदारे से आप मुंसलिक रहें, IHR माशाल्लाह ये रज़ाक परदेसी की ज़ेर निगरानी है, आगे ये पूरा हॉस्पिटल की भी ताउन है। अल्लाह ने चाहा मज़ीद सेहतमंदी हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। जी सर। यहाँ पर अभी जो नहीं, अभी जो आपने इसमें लिखा है, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री लिख रहे हैं। अच्छा हिस्ट्री लिखी। हाँ, और इनकी ट्रीटमेंट जो है ये जब इनकी रिपोर्ट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी जी उसके बाद ही हम डिसाइड डॉक्टर साहब इसको देखेंगे, इसकी हिस्ट्री वॉच करेंगे। सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है, कौन सा बेहतर है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स के बगैर हमें पता चल जाता है कि मसला क्या है, लेकिन हमें जो है ना एक्यूरेट रिज़ल्ट रिपोर्ट से ही मिलती है। ओके, तो इसका इस पे गिरामी है और आप डेफिनेशन क्या है? मेरा नाम एहतिशाम है, मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। जी जी। अभी जो पेशेंट आपने देखा, मैं कहते वीडियो में देखा होगा, हाँ। तो ये जो पेशेंट था इसको था क्वाड्रिप्लेजिया स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी। अच्छा ठीक। क्वाड्रिप्लेजिया स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी तो एक बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है। अच्छा। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका दिमाग ना सही से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। कभी कभार सही से डेवलप नहीं हो पाता, कभी कभार ऑक्सीजन सही नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चे की जो है तबीयत इस तरह की हो जाती है। अच्छा, तो अभी ये जो आपको देखा कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है ना सर? जी जी, इनकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ रही है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी करा रहे हैं ऑन गोइंग, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस आ जाती है जल्दी, तो वो फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, तो फिर भी बेहतर रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आंकड़े हुए नहीं थे। ऐसे बच्चों के ज़्यादातर हाथ ऐसे आंकड़े हुए होते जी हाँ। हैं, क्योंकि फिर भी जब ये चाह रही थी अपने ये हाथ को- माशाल्लाह बच्चा थोड़ा चल भी सकता है, जी, जी। थोड़ी हिम्मत भी कर सकता है, जिससे वो सुन भी सकता है, जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना बैठ जाओ लेट जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा माशाल्लाह कर सकता है। बेहतर है। तो ये समझेगा ये कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि आप लोगों के इदारे से ताउन रहा, काम कर रहे हैं तो हो रहा है। तो माशाल्लाह से इनकी काफ़ी बेहतर है, इनका जो प्रोग्नोसिस है अभी और बेहतर होगा, जितनी ज़्यादा अभी अब पेशेंट जो कि घर पे जितना कराएंगे उससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे तो हम बुला के करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद घर पे बच्चा क्या करता है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है उसकी जो तबीयत है। ठीक है, थैंक यू। इस पे गिरामी एज ए क्या है आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और हम यहाँ पे जो है पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं अच्छा। कि ये मसले पेशेंट के साथ क्यों होते हैं और ये कैसे ट्रीट किए जाते हैं, और करंट सिचुएशन में पेशेंट किस स्टेज पर है, कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, तो ये सारी बातें जो है असेसमेंट करने के बाद ये कंफर्म बता सकते हैं। ये डॉक्टर साहब अभी जो ये कर रही है क्या फिजियोथेरेपी कहलाता है या क्या कहलाता है? अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट भी जी है, हाँ। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। अच्छा अच्छा। तो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और पेशेंट पे ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। आमतौर पर ये जो है अभी जो है पेशेंट को हम यहाँ पे एग्जामाइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद इनकी फिजियो होगी, इनकी ऑक्यूपेशन थेरेपी होगी, तो जाके कुछ टाइम में ये इनकी रिजल्ट आएगी। ये जिस तरीके से आप इसका अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आमतौर पे ये कितने दिनों का गैप के बाद ये करते रहते हैं आप? मैक्सिमम ये जो पेशेंट है इनकी फिजियो जो डेली होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि डेली हम अवेलेबल नहीं होते या डेली पेशेंट अवेलेबल नहीं होते, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर ये डेली फिजियोथेरेपी करेंगे तो मैक्सिमम इनकी 2 से 2.5 महीने की अच्छी खासी रिजल्ट जो है अच्छा। आ जाएंगे। अब ये यहाँ से क्या है कि ये
रिज़ल्ट कम आ रहा है क्योंकि हमारा ब्रेक जो है ज़्यादा है। अच्छा, ब्रेक ज़्यादा है। ब्रेक ज़्यादा आपके हिसाब से जिस तरीके से ये चल रहा है, ये कितना इसको टाइम पीरियड लगेगा तो ये बिल्कुल चाको चौबंद बच्चा हो जाएगा? मैक्सिमम अगर इनकी डेली फिजियोथेरेपी की जाए तो इनको 3 महीने लगेंगे, फिर इनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होगा। ये पूरे ठीक नहीं होंगे 3 महीने, अच्छा। लेकिन रिज़ल्ट इनका काफ़ी हद तक बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you.